जरा एक बहुत ही अजीब सी बात की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि हमारी रसोई में जो आम चीनी होती है ना, उसमें से सिर्फ 1 किलोग्राम चीनी ली जाए। हाँ, सिर्फ 1 किलो। जी। और किसी जादुई तरीके से उस पूरी की पूरी चीनी को एकदम शुद्ध ऊर्जा में, मतलब प्योर एनर्जी में बदल दिया जाए, तो कोई क्या अंदाजा लगाएगा कि उससे कितनी ऊर्जा निकलेगी? ये सोचना ही दिमाग घुमा देता है। बिल्कुल। ये करीब करीब 90 क्वाड्रिलियन जूल के बराबर है। बाप रे। मतलब ये इतनी महाविशाल ऊर्जा है जो दुनिया के किसी भी बहुत बड़े महानगर को कई सालों तक बिना रोके बिजली दे सकती है। सही बात है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है। जी। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के उस मशहूर सूत्र E=mc² की हकीकत है। एकदम सही। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी रहस्य को समझेंगे। हम खान सर के फिजिक्स नोट्स की गहराई में उतर रहे हैं और हमारा आज का मिशन है इस ब्रह्मांड को समझने की जो सबसे बुनियादी व्याकरण है, जिसे हम विज्ञान की भाषा में मापन और वीमा कहते हैं, उसे डिकोड करना। जी। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये विषय ना सुनने में जितना सरल लगता है, असल में भौतिकी की पूरी नींव इसी पर टिकी है। हाँ। क्योंकि जब हम उस 1 किलो चीनी से निकलने वाली ऊर्जा की बात करते हैं, तो वो 9 गुना 10 की घात 16 जूल का जो आंकड़ा है, वो शून्य से तो नहीं आया ना। बिल्कुल नहीं। भौतिक विज्ञान मुख्य रूप से ऊर्जा और द्रव्य, मतलब मैटर, के आपसी संबंध का ही तो अध्ययन है। हाँ, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है वो या तो ऊर्जा है या फिर द्रव्य है। एग्जैक्टली। और इन दोनों के बीच जो भी क्रियाएं होती हैं, उन्हीं का खेल भौतिकी है। तो अगर हम उस फॉर्मूले को देखें, E=mc² को, तो इसमें E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c प्रकाश की गति है। सही। और नोट्स के अनुसार निर्वात में यानी वैक्यूम में प्रकाश की गति 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि बहुत बहुत तेज है। बहुत तेज। और जब हम प्रकाश की इस अविश्वसनीय गति का वर्ग करते हैं, मतलब उसे उसी से गुणा करते हैं, तब जाकर वो 90 क्वाड्रिलियन जूल का आंकड़ा मिलता है। ये बात एकदम साफ कर देती है कि हर ठोस पदार्थ असल में बेहद सघन रूप में बंधी हुई ऊर्जा ही है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी समस्या आती है। कैसी समस्या? देखिए, ऊर्जा और द्रव्य के इस अद्भुत संबंध को समझने के लिए सबसे जरूरी है उन्हें मापना। अच्छा। क्योंकि मापन के बिना तो विज्ञान एकदम अंधा है। अगर हम किसी चीज को सटीक तरीके से नाप ही नहीं सकते, तो हम उसके बारे में कोई भी वैज्ञानिक दावा कैसे करेंगे? हाँ, ये तो है। बिना सटीक मापन है तो E=mc² जैसे सारे महान फॉर्मूले सिर्फ कागज पर लिखे कुछ अक्षर भर रह जाएंगे। इसे ना हम एक बहुत ही आम जिंदगी के उदाहरण से देखते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए कोई इंसान किसी परचून की दुकान पर जाता है और दुकानदार से कहता है मुझे 40 दे दो। सिर्फ 40? हाँ, सिर्फ 40। अब जाहिर है दुकानदार हैरान होकर पूछेगा ना कि भाई 40 क्या? 40 किलो चावल, 40 ग्राम इलायची या 40 पैकेट बिस्कुट? बिल्कुल पूछेगा। मतलब किसी भी भौतिक राशि को बताने के लिए सिर्फ एक संख्या काफी नहीं होती है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। और यही भौतिकी का एक बहुत बड़ा नियम है। किसी भी भौतिक राशि को पूरी तरह से बताने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला है परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, जो आपके उदाहरण में 40 था। जी। ये हमें मात्रा बताता है। और दूसरा है मात्रक या यूनिट, जैसे किलो या ग्राम। ये हमें ये बताता है कि हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। बिना मात्रक के तो परिमाण का कोई मतलब ही नहीं है। सही बात है। लेकिन अगर हम थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटें तो ऐसा लगता है कि इन मात्रकों को लेके दुनिया भर में काफी समय तक बहुत भारी कंफ्यूजन रहा है। अरे बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि खान सर के नोट्स बताते हैं कि शुरुआत में अलग अलग देशों ने नापने की अपनी अपनी प्रणालियां बना रखी थीं। जी। मुख्य रूप से 3 प्रणालियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थीं उस जमाने में। एक थी FPS प्रणाली, यानी फुट पाउंड सेकेंड। अच्छा, FPS। हाँ, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, जहां लंबाई को फुट में और वजन को पाउंड में मापा जाता था। इसके अलावा फ्रांस में CGS प्रणाली चलती थी, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसे मीट्रिक पद्धति कहा जाता था। ओके। और एक तीसरी प्रणाली थी MKS, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड, जो थोड़े बड़े पैमानों के लिए इस्तेमाल होती थी। तो जरा उस दौर के विज्ञान की कल्पना कीजिए। हाँ। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक अपनी पूरी रिसर्च फुट और पाउंड में कर रहा है और वहीं एक फ्रेंच वैज्ञानिक सेंटीमीटर और ग्राम में लगा हुआ है। बिल्कुल। अब जब वे एक दूसरे से अपनी खोज साझा करेंगे, हाँ, तो कितनी बड़ी परेशानी खड़ी होगी। ये तो एकदम वैसा ही है जैसे 2 लोग बिल्कुल अलग अलग भाषाएं बोल रहे हों। सही कहा। और इस अलग भाषा की वजह से विज्ञान को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है।
हाँ, मुझे याद आ रहा है कि यूनिट्स की इसी उलझन के कारण नासा का एक बहुत ही महंगा मिशन फेल हो गया था। मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर मिशन था शायद 1999 में। एग्जैक्टली वो विज्ञान के इतिहास की एक बहुत बड़ी और बहुत महंगी गलती थी। हुआ क्या था कि ऑर्बिटर बनाने वाली एक टीम ने ब्रिटिश यूनिट्स में डेटा भेज दिया और नासा के कंप्यूटर्स उसे मीट्रिक यूनिट्स में समझ रहे थे। बिल्कुल। और इसी छोटी सी लगने वाली गलती का नतीजा ये हुआ कि करोड़ों डॉलर का वो अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह के वातावरण में जाके जल के राख हो गया। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर था। लेकिन रुकिए, यहाँ ना मुझे एक बात को लेकर थोड़ी सी उलझन है। क्या? हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश लोग फुट इस्तेमाल कर रहे थे, फ्रेंच लोग सेंटीमीटर कर रहे थे, लेकिन इन तीनों ही प्रणालियों में मतलब FPS, CGS और MKS समय को मापने के लिए हमेशा सेकंड का ही इस्तेमाल क्यों किया गया? अच्छा सवाल है। मतलब क्या किसी ने समय को भी अलग तरीके से नापने की कोशिश नहीं की? इससे एक बहुत जरूरी सवाल पैदा होता है और इसका जो जवाब है ना, वो हमारे खगोल विज्ञान के इतिहास में छिपा हुआ है। अच्छा, खगोल विज्ञान में? हाँ, देखिए, लंबाई या वजन की तरह समय कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे इंसानों ने अपनी मर्जी से तय कर लिया हो। समय का सीधा संबंध पृथ्वी के घूमने और दिन रात के चक्र से था। हाँ, ये तो है। प्राचीन काल से ही जो खगोल शास्त्री थे वे पूरे दिन को 24 घंटों में, फिर 1 घंटे को 60 मिनटों में और मिनट को 60 सेकंड में बांटते आ रहे थे। ओके। चूंकि पृथ्वी का ये चक्र पूरी दुनिया के लिए एक समान था, इसलिए सेकंड को लेकर पूरी दुनिया में एक मौन सहमति थी। मतलब सब एक ही टाइम जोन के हिसाब से, या कहें तो एक ही प्राकृतिक नियम से बंधे थे। बिल्कुल। हालांकि समय को दशमलवीकृत करने की यानी डेसिमलाइज करने की कुछ कोशिशें फ्रांस की क्रांति के दौरान जरूर हुई थी। अरे, ऐसा भी हुआ था? हाँ, वहां एक दिन में 10 घंटे और 1 घंटे में 100 मिनट बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। बाप रे, ये तो बहुत अजीब है ना? लेकिन वो इतना अव्यवहारिक था कि उसे बहुत ही जल्द रद्द करना पड़ा। ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि समय ने हमेशा दुनिया को जुड़े रखा। जी। लेकिन वो जो लंबाई और द्रव्यमान की जो भारी उलझन थी, उसका क्या हुआ फिर? उसे कैसे सुलझाया गया? इसी सार्वभौमिक समस्या को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए ना सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। 1971 में? हाँ, वहां दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मिलकर ये तय किया कि भाई अब विज्ञान को एक कॉमन लैंग्वेज की सख्त जरूरत है। सही बात है। और यहीं पर SI प्रणाली यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का जन्म हुआ, जिसे आज पूरी दुनिया मानती है। ये असल में पुरानी जो MKS प्रणाली थी उसी का एक आधुनिक और सुधरा हुआ रूप था। तो पेरिस का वो अधिवेशन वाकई विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। बिल्कुल था। नोट्स के अलावा भी अगर हम देखें तो इस अधिवेशन में 7 मूल मात्रक तय किए गए थे। हाँ, 7 मूल राशियां और उनके मात्रक। ये वो बुनियादी मात्रक हैं जिन पर बाकी की पूरी भौतिकी टिकी हुई है। एकदम सही कहा आपने। और ये 7 राशियां हैं लंबाई जिसका मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, तापमान के लिए केल्विन, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला जी, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। ये 7 विज्ञान के सबसे स्वतंत्र और बुनियादी स्तंभ हैं। और इन 7 मूल मात्रकों के साथ 2 सप्लीमेंट्री या कहें तो संपूरक मात्रक भी जोड़े गए थे ना? हाँ बिल्कुल। समतल कोण को मापने के लिए रेडियन और 3D में ठोस कोण को मापने के लिए स्टेरेडियन। लेकिन यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? देखिए, हमारे पास ब्रह्मांड को नापने के लिए ये 7 बुनियादी चीजें तो आ गई। हाँ, लेकिन भौतिकी में तो गति है, बल है, ऊर्जा है, घनत्व है, ऐसी हजारों राशियां हैं। बिल्कुल है। तो इन सबको कैसे मापा जाए? क्या हर किसी के लिए कोई नया मात्रक बनाया गया पेरिस में? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे हमारे पास लेगो ब्लॉक्स होते हैं ना। हाँ, लेगो ब्लॉक्स। हाँ। बच्चों वाले। जी, तो मान लीजिए कि हमारे पास सिर्फ 7 अलग अलग आकार के मूल टुकड़े हैं। ये जो 7 मूल मात्रक हैं, ये वही लेगो ब्लॉक्स हैं। अच्छा। अब अगर हमें भौतिकी का कोई भी नया और जटिल ढांचा बनाना है तो हम बस इन्हीं ब्लॉक्स को अलग अलग तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ते जाते हैं। समझ रहा हूँ। तो जब 2 या उससे अधिक मूल मात्रक आपस में जुड़ते हैं तो जो नया मात्रक बनता है उसे व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। लेगो ब्लॉक्स का ये उदाहरण ना चीजों को बहुत साफ कर देता है ना? जैसे अगर हमें क्षेत्रफल
यानी एरिया नापना है, तो उसका सीधा सा मतलब है लंबाई गुना चौड़ाई। बिल्कुल। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों ही तो दूरियां हैं, यानी हमने मीटर वाले 2 लेगो ब्लॉक्स को आपस में जोड़ दिया और हमें अपना नया मात्रक मिल गया, मीटर स्क्वायर, यानी डायमेंशंस। वीमा। हाँ, देखिए, मात्रक तो हमें मापने का तरीका बताते हैं, लेकिन वीमा असल में किसी भी भौतिक राशि का डीएनए होती है। डीएनए? वो कैसे? ये हमें उस राशि के अंदर की संरचना बताती है। ये बताती है कि कोई राशि किन-किन मूल मात्रकों से मिलकर बनी है और उसमें उनकी घात यानी पावर क्या है। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर हर चीज का अपना मात्रक है ही, तो फिर इस वीमा की क्या अलग से जरूरत पड़ गई? मतलब इसका क्या व्यावहारिक उपयोग है? इसका बहुत बड़ा उपयोग है असल में। वीमा यह सुनिश्चित करती है कि कोई भौतिक राशि असल में है क्या। अच्छा। वीमा को दर्शाने के लिए ना हम बड़े अक्षरों को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके। मुख्य रूप से लंबाई के लिए L इस्तेमाल होता है, द्रव्यमान के लिए M और समय के लिए T। L, M और T। हाँ, अब इसे एक उदाहरण से देखते हैं। चाल यानी स्पीड का फॉर्मूला है दूरी बटा समय। जी। दूरी एक तरह की लंबाई है, मतलब L, और उसे समय मतलब T से भाग दिया जा रहा है। तो जब हम T को ऊपर लाते हैं गणित में, तो वो T-1 हो जाता है। हाँ, पावर माइनस में हो जाती है। जी, बिल्कुल। इसलिए चाल की जो वीमा बनती है वो है ब्रैकेट में LT-1। ये तो बहुत तार्किक है। और अगर हम त्वरण यानी एक्सेलरेशन को देखें, जो कि वेग में बदलाव की दर होती है, जी, तो हम चाल की वीमा, जो कि LT-1 थी, उसको एक बार और समय यानी T से भाग दे रहे हैं। एकदम सही। तो इसका मतलब त्वरण की वीमा हो जाएगी LT-2। बिल्कुल। और फिर आता है बल यानी फोर्स। हाँ, बल का सूत्र है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान यानी M और त्वरण अभी आपने बताया LT-2। तो बल का डीएनए यानी उसकी वीमा हुई MLT-2। एग्जैक्टली। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एक के ऊपर एक ब्लॉक रखकर कोई बड़ा ढांचा खड़ा कर रहे हो। हाँ, अब समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ जो सबसे रोचक बात है ना, वो ये है कि कई बार अलग-अलग भौतिक राशियों का डीएनए यानी उनकी वीमा एकदम एक जैसी होती है। अरे, 2 अलग चीजों की एक ही वीमा? जी हाँ, और ये हमें ब्रह्मांड के बहुत गहरे रहस्य बताता है, जैसे कार्य यानी वर्क, ऊर्जा यानी एनर्जी और बल आघूर्ण यानी टोक। ये तीनों राशियां सुनने में बिल्कुल अलग लगती है ना, लेकिन इन तीनों की ही वीमा ML2T-2 है। ये वाकई हैरान करने वाला है। मतलब कार्य और ऊर्जा की वीमा एक समान होने का असल में मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि कार्य और ऊर्जा मूल रूप से एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अच्छा। हाँ, जब आप किसी वस्तु पर बल लगाकर कार्य करते हैं, तो असल में आप ऊर्जा का ही तो स्थानांतरण कर रहे होते हैं। हाँ, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। बिल्कुल। उनकी भौतिक प्रकृति एक ही है, इसीलिए उनका वीमा डीएनए बिल्कुल समान है। नोट्स में इसका एक और बेहतरीन उदाहरण दिया है, आवेग यानी इम्पल्स और संवेग यानी मोमेंटम का। इन दोनों की वीमा भी एकदम समान होती हैं, MLT-1। लेकिन एक बात बताइए, मैंने सुना है कि कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं जिनकी कोई वीमा होती ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल होती हैं। नोट्स में उन्हें वीमाहीन राशि या डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहा गया है। तो ये कैसे संभव है कि कोई चीज भौतिकी में अस्तित्व भी रखती हो और उसकी कोई वीमा भी ना हो? ऐसा तब होता है जब कोई भौतिक राशि असल में कोई नई चीज नहीं होती, बल्कि सिर्फ 2 समान राशियों का एक शुद्ध अनुपात यानी रेशियो या प्रतिशत होती है। अनुपात कैसे? इसे विकृति या स्ट्रेन के उदाहरण से समझते हैं। ओके। मान लीजिए आपके पास एक 10 मीटर लंबी रबर बैंड है। हाँ। आपने उसे खींचकर 11 मीटर कर दिया। जी, तो लंबाई में बदलाव आया 1 मीटर का। बिल्कुल। तो विकृति निकालने के लिए हम उस 1 मीटर के बदलाव को मूल 10 मीटर की लंबाई से भाग देते हैं। अच्छा। अब यहाँ मीटर से मीटर कट जाता है और हमारे पास सिर्फ 0.1 बचता है। हाँ, 1/10। जी, ये 0.1 सिर्फ एक अनुपात है जो बता रहा है कि वस्तु कितनी खींची। इसे कोई मात्रक या वीमा नहीं चाहिए। समझ गया। इसीलिए इसे M0, L0, T0 लिखा जाता है। ये बात तो बहुत अच्छी तरह समझ आ गई मुझे। तो आपेक्षिक घनत्व मतलब रिलेटिव टेंसिटी या घर्षण गुणांक जैसी राशियां भी इसी श्रेणी में आती होंगी, क्योंकि वे भी तो शुद्ध अनुपाती है ना? बिल्कुल सही। लेकिन इन वीमाओं के इस पूरे खेल का अंतिम उद्देश्य क्या है? मतलब हम ये सब निकाल क्यों रहे हैं? इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है समांगता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
विमाएं भौतिकी के समीकरणों के लिए ना एक स्पेल चेक की तरह काम करती हैं। जैसे कंप्यूटर में स्पेलिंग चेक होती है। हाँ, एग्जैक्टली वैसे ही। ये सिद्धांत कहता है कि किसी भी सही समीकरण में बराबर यानी इक्वल टू के दोनों तरफ हर एक पद की विमा एकदम समान होनी चाहिए। अच्छा। सीधी सी बात है, आप लंबाई में सिर्फ लंबाई जोड़ सकते हैं और समय में सिर्फ समय। ओहो, तो गति का वो जो मशहूर समीकरण है v = u + at, वो भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। बिल्कुल करता है। उस समीकरण में v अंतिम वेग है, जिसकी विमा है Lt-1। जी। u प्रारंभिक वेग है, उसकी विमा भी Lt-1 ही है। और जो आखिरी पद है at यानी त्वरण गुणा समय, त्वरण की विमा Lt-2 को जब हम समय t से गुणा करते हैं तो वो भी वापस Lt-1 बन जाता है। अरे वाह। हाँ, इस तरह समीकरण के हर हिस्से का डीएनए एकदम समान होता है, जो ये साबित करता है कि ये भौतिक रूप से बिल्कुल सत्य है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब हमने अपने आसपास की चीजों को मापना सीख लिया, उनके फॉर्मूले बना लिए, उनके डीएनए भी चेक कर लिए। जी, लेकिन भौतिकी सिर्फ हमारे कमरे या हमारी सड़क तक तो सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। जब हम किसी परमाणु यानी एटम के भीतर झांकते हैं या फिर आसमान में तारों की दूरी नापते हैं, तब तो हमारे ये मीटर और किलोग्राम बिल्कुल ही बेमानी हो जाते होंगे। हाँ, और यहीं पर विज्ञान 10 की घात या पावर्स ऑफ 10 और उपसर्गों यानी प्रीफिक्सेस का सहारा लेता है। अच्छा। जब राशियां बहुत सूक्ष्म या बहुत विशाल हो जाती हैं तो हम इन विशेष उपसर्गों का उपयोग करते हैं। सूक्ष्म दुनिया से अगर शुरू करें तो डेसी, सेंटी और मिली से तो हम वाकिफ हैं ही। हाँ, वो तो स्केल पर भी होता है। इसके बाद आता है माइक्रो, जो 10 की घात -6 है, और नैनो, जो 10 की घात -9 है। नैनो स्केल को कल्पना में लाना भी मुश्किल लगता है। बहुत मुश्किल है। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरब वां हिस्सा होता है। संदर्भ के लिए अगर देखें तो इंसान का एक बाल लगभग 80 से 100,000 नैनोमीटर मोटा होता है। बाप रे। और हमारे शरीर का जो डीएनए है ना, उसकी चौड़ाई सिर्फ 2 नैनोमीटर होती है। और नोट्स के अनुसार हम इससे भी बहुत नीचे जाते हैं। नैनो से भी नीचे। हाँ, पिको जो 10 की घात -12 है, फेम्टो 10 की घात -15 और एटो 10 की घात -18। ये तो दिमाग सुन करने वाला स्केल है। दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये तो हुई सूक्ष्म दुनिया की बात। और जब हम बड़े पैमाने की तरफ मुड़ते हैं तो डेका, हेक्टो, किलो के बाद आता है मेगा, जो 10 की घात 6 है। हाँ, फिर गीगा, फिर टेरा, पेटा और एक्सा, जो 10 की घात 18 है। बिल्कुल। आजकल हमारे मोबाइल और कंप्यूटर की मेमोरी गीगाबाइट और टेराबाइट में ही तो होती है, जो इन्हीं पैमानों से जुड़े हुए हैं। जी, लेकिन जब खगोल विज्ञान की बात आती है ना, मतलब ब्रह्मांड की असीमित दूरियों की, तो ये सारे पैमाने भी छोटे पड़ने लगते हैं। एक्सा भी। हाँ, तब हमें दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर जैसे विशाल मात्रकों की जरूरत पड़ती है। ये एक बहुत ही रोचक मात्रक है। नाम में वर्ष लगा होने के कारण ना अक्सर ये भ्रम हो जाता है कि ये समय मापने की इकाई है। हाँ, बहुत लोगों को लगता है ऐसा। लेकिन असल में ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश जिसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, वो बिना रुके पूरे 1 साल तक जितनी दूरी तय करता है, उसे 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। और पता है मीटर में इसका मान कितना होता है? कितना? 9.467 गुणा 10 की घात 15 मीटर। बाप रे। ब्रह्मांड की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमारी अपनी आकाशगंगा जो मिल्की वे है, वो इतनी विशाल है कि प्रकाश को भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष लग जाते हैं। ओहो। और इसके अलावा हमारे सौर मंडल के अंदर की दूरियों को मापने के लिए खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल होता है, जिसे AU कहते हैं। AU। हाँ, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है, जो लगभग 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर है। लेकिन इन नोट्स में खगोलीय दूरी की एक और इकाई दी गई है, जिसे पारसेक कहते हैं। जी, पारसेक। जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत हैरानी हुई थी। क्यों? क्योंकि प्रकाश वर्ष अपने आप में इतना बड़ा है कि उसकी कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन पारसेक उससे भी बड़ा है। बिल्कुल बड़ा है। पारसेक खगोलीय दूरियां मापने की सबसे बड़ी व्यावहारिक इकाई है। एक पारसेक असल में 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। मतलब 3.25 साल से भी ज्यादा। हाँ, मतलब जब प्रकाश 3.25 साल तक लगातार सफर करता रहे
तब जाकर वो एक पार्सेक की दूरी तय करेगा। ब्रह्मांड के सबसे दूर वाले तारों और आकाशगंगाओं की दूरी नापने के लिए खगोल शास्त्री इसी पार्सेक और मेगा पार्सेक का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्वांटम दुनिया के आटम से लेकर ब्रह्मांड के पार्सेक तक की यात्रा कर ली आज। जी। लेकिन विज्ञान सिर्फ आसमानों में नहीं उड़ता, ये इंसान के रोजमर्रा के जीवन और इतिहास से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। सही कहा। नोट्स में कुछ बहुत ही दिलचस्प व्यवहारिक मात्रकों का जिक्र है, प्रैक्टिकल यूनिट्स का, जो विज्ञान की किताबों से ज्यादा हमारे अखबारों और बाजारों में इस्तेमाल होते हैं। हाँ, जैसे पेट्रोलियम के लिए बैरल का इस्तेमाल। जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें सुनते हैं ना, तो वो प्रति बैरल होती है। एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। 159 लीटर? जी। इसी तरह गैलन है, जो पुरानी ब्रिटिश और अमेरिकी व्यवस्था से आता है, जिसमें लगभग 3.8 लीटर होते हैं। और समुद्र की गहराई नापने के लिए जो फैदम का इस्तेमाल होता है, वो भी बहुत अनोखा है। हाँ, फैदम। 1 फैदम 6 फीट के बराबर होता है। पुराने जमाने में नाविक क्या करते थे कि एक रस्सी को पानी में फेंक कर गहराई नापते थे। अच्छा। हाँ, और इंसान की दोनों बाहों को फैलाने पर जो लंबाई बनती है ना, वो लगभग 6 फीट यानी 1 फैदम होती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका था। और जमीन नापने के लिए इस्तेमाल होने वाला हेक्टेयर तो बहुत ही तार्किक है। वो कैसे? 1 हेक्टेयर का सीधा सा मतलब है एक ऐसा वर्गाकार मैदान, मतलब स्क्वायर फील्ड, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ठीक 100 मीटर हो। 100 बाय 100 मीटर। ओहो, इतना आसान। हाँ। वहीं दूसरी तरफ सोने और हीरों जैसी बेशकीमती चीजों का वजन नापने के लिए कैरेट का इस्तेमाल होता है। जी। जहां 1 कैरेट असल में सिर्फ 0.2 ग्राम या कहें तो 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। ये सारी बातें ना हमें ये दिखाती हैं कि कैसे इंसान ने अपनी सहूलियत और जरूरत के हिसाब से चीजों को मापने के नए नए तरीके इजाद किए हैं। बिल्कुल। चाहे वो समुद्र की गहराई हो या फिर सोने का वजन। अगर हम इस पूरी बात को थोड़े बड़े पैमाने पर देखें ना, तो ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरे दार्शनिक निष्कर्ष पर पहुंचती है। क्वांटम दुनिया के एक छोटे से एटोमीटर से लेकर ब्रह्मांड के महाविशाल पार्सेक तक, ये मापन ही है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को समझने का एक ठोस ढांचा तैयार किया है। बिल्कुल सही बात है। मात्रक और विमाएं सिर्फ फॉर्मूले नहीं है, ये वो भाषा है जिसके जरिए प्रकृति हमसे बात करती है। हाँ, बिना मापन के E=mc² जैसा क्रांतिकारी विचार भी सिर्फ एक कल्पना बनकर ही रह जाता। जी। मापन ही असल में वो पुल है जो गणित की अमूर्त दुनिया को हमारी वास्तविकता से जोड़ देता है। ये भौतिकी की उस भाषा का व्याकरण है जिसके बिना हर वैज्ञानिक वाक्य एकदम अर्थहीन हो जाएगा। और खान सर के इन नोट्स ने ना उस व्याकरण के नियमों को बहुत ही शानदार तरीके से हमारे सामने स्पष्ट कर दिया है। जी। जिस तरह दुनिया का कोई भी जटिल से जटिल संगीत सिर्फ 7 बुनियादी सुरों से मिलकर बनता है ना, सारे गामा पाधानी। एग्जैक्टली। ठीक उसी तरह ये पूरा का पूरा भौतिक विज्ञान अपने सभी जटिल फॉर्म्यूलों के साथ केवल 7 मूल मात्रकों से रचा गया है। बहुत ही शानदार विचार है ये। तो इसके साथ ही हम आज की इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। मात्रकों, विमाओं और ब्रह्मांड की दूरियों के इस रोमांचक सफर से विदा लेने से पहले मैं एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगी। बताइए। कल्पना कीजिए कि भविष्य में किसी दिन इंसानियत का सामना अंतरिक्ष में किसी एलियन सभ्यता से होता है। अब ये बात तो तय है कि उनके पास सेकंड, मीटर या किलोग्राम जैसी कोई व्यवस्था तो होगी नहीं। बिल्कुल नहीं होगी। उन्होंने अपनी दुनिया को बिल्कुल अलग तरीके से मापा होगा। तो क्या उस दिन जब दोनों सभ्यताएं आपस में अपना विज्ञान साझा करेंगी, तो क्या पूरे ब्रह्मांड के लिए एक नया यूनिवर्सल एसआई सिस्टम बनाना पड़ेगा? एक ऐसा सिस्टम जो फ्रांस के किसी अधिवेशन पर नहीं, बल्कि तारों की गति या हाइड्रोजन परमाणुओं के कंपन जैसी किसी सार्वभौमिक सच्चाई पर निर्भर हो। ये तो बहुत गहरा विचार है। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी विज्ञान और ब्रह्मांड की असली सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही।